ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने प्लान ये किया हुआ है कि आई हैव वन प्रॉब्लम फॉर यू व्हिच विल डिस्कस, और आफ्टर दैट विल ट्राई टू आंसर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव सो फार इन दिस। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को क्विकली ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग क्वेरीज की तरफ आ जाएंगे। एंड एक आधी क्वेरी मेरे पास ऑलरेडी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है, एक सवाल वो मैं जवाब दे दूंगा, और बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वी कैन आंसर दैट, राइट? बिकॉज आफ्टर दिस विल क्लोज चैप्टर नंबर 3 और फिर हम चैप्टर 4 को मूव करेंगे एंड you'll see what that is. ठीक है, तो let's see the problem. The problem is the technique is the same, so we are still working in 3 dimensions with the equilibrium of particles, but the question is different in the way कि आपसे जो चीज़ पूछी गई है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, तो the question statement reads कि a force of 100 pounds holds the 400 pound crate in equilibrium। ठीक है, तो आपके पास let me go back, तो आपके पास जो फोर्स है F, that's 100 pounds and the weight of the crate is 400 pounds। ठीक हो गया? Pounds is already a unit of force, so you do not need to multiply it with anything, ठीक है, to get the weight। अगर आपके पास FPS सिस्टम के अंदर मास गिवन होगा तो उसकी यूनिट्स होते हैं स्लग्स। तो यूजुअली वी नेवर टॉक अबाउट स्लग्स हियर। ठीक है, तो हम लोग अगर FPS सिस्टम में होते हैं तो हम डायरेक्टली पाउंड्स में वेट स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, राइट? They have also told us that the tension in the cables AB and AC is 700 pounds। तो essentially हमको सारी फोर्सेस पता है, हमको फोर्स F भी पता है, वेट भी पता है, और दोनों के केबल्स की टेंशंस भी पता है। हमसे उन्होंने पूछा हुआ इस दफा जो है ना, दैट समथिंग न्यू। दे हैव आस्क्ड अस कि इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। दिस इज समथिंग न्यू दैट्स कमिंग अप। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर फोर्स मैग्नीट्यूड्स दे आर आस्किंग अस कि आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस इज के इनिशियल स्टेप्स अप टू द पॉइंट जहां पे आप समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड फॉर्म कर रहे होंगे, अप टू दैट पॉइंट नथिंग चेंजेस। तो आपने उसी तरीके से फोर्स के वेक्टर्स फॉर्म करने हैं, उसी तरीके से समेशन एफ एक्स लिखना है, समेशन एफ वाई लिखना है, समेशन एफ जेड लिखना है। उसके बाद जो भी आपके अननोन है उनके लिए हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इनिशियल स्टेप्स विल रिमेन द सेम। तो हमारे पास पहला स्टेप जो होता है दैट इज ऑलवेज राइट ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम इन दिस केस अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम लोग एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं। एक्सिस सिस्टम हमने वही अडॉप्ट कर लिया जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर आप इसके ऊपर सारी अपनी फोर्सेस मार्क करनी शुरू कर देते हैं। तो आपके पास एक फोर्स F है एट पॉइंट ए, हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज पॉइंट ए। ये सारी फोर्सेस यहाँ पे इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक, हमारे पास सिस्टम के अंदर अननोन सिर्फ दो हैं, y और z। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा। although we do have 3 equations, we only have 2 unknowns in the system, so we will need only 2 equations to solve this। हमारे पास फोर्सेस क्या क्या है? हमारे पास फोर्स F है, FAB है, FAC है और W है। इन चारों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स मुझको पता है, तो वी डू नॉट नीड टू सॉल्व फॉर द फोर्स मैग्नीट्यूड्स। अगला स्टेप इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमेशा वी ट्राई टू राइट द कार्टेशियन वेक्टर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, अब इनमें से दो फोर्सेस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फोर्स F जो है दैट इज इन द y डायरेक्शन। वी कैन सी कि फोर्स F जो है वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, सही है ना? और W जो वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स व्हिच इज ऑपोजिट टू द पॉजिटिव z एक्सिस, तो W इज एक्टिंग इन द माइनस z डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो F is entirely in Y, Z is entirely in Z, W is entirely in Z, बट जो बाकी दोनों फोर्सेस हैं इनके XYZ तीनों कॉम्पोनेंट्स होंगे। ठीक हो गया? तो दो फोर्सेस तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कार्टेशियन वेक्टर्स में क्योंकि एक एक ही कॉम्पोनेंट है। बाकी दोनों फोर्सेस के लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि उसके तीनों कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। अब क्वेश्चन को देख के वी कैन आइडेंटिफाई कि सिंस दे आर प्रोवाइडिंग अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स,
the technique that we need to apply is the position vectors method. सही है ना? जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी वेक्टर के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो उस पर्टिकुलर वेक्टर के लिए आपको पोजीशन वेक्टर मेथड बनाना पड़ता है. अब इसमें दो फोर्सेस ऐसी जिनके लिए हमें पोजीशन वेक्टर मेथड लगाना पड़ेगा. ठीक हो गया? At any point if you have any question ask me please. आगे चलते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम हमने साइड पे रख ली एंड देन वी नीड टू राइट आवर Cartesian vectors of all the forces. Weight is straightforward. right? Weight is acting in the minus z direction. If positive z direction upward है तो downward is minus z direction. So it becomes, the direction becomes minus k. And the magnitude question के अंदर given था, magnitude was 400 pound. So the weight vector becomes minus 400 k pound. Then we have our force F. Of force F के अंदर what we can see is it's acting in the plus y direction. So F vector is equals to 100 j pounds. 100 was provided to us in the question statement. J is the positive y direction and pound is the unit of the force, which is 100 pound is the magnitude of the force. यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो प्लीज आस्क मी. ओके, अगला काम क्या है? हमें एफ ए बी का वेक्टर बनाना है और एफ ए सी का वेक्टर बनाना है. जी इब्राहिम प्लीज गो हेड. सर एक छोटा सा रिव्यू दे दीजिएगा प्लीज, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम था. ओके देखो, क्वेश्चन रीड्स के आपके पास एक अरेंजमेंट है केबल्स की जो कि क्रेट को लिफ्ट कर रही है. ठीक है, इस केस में उन्होंने हमें सारी फोर्सेस बता दी. उन्होंने हमें बताया कि मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगा रहा हूँ 100 पाउंड्स जो कि क्रेट को लिफ्ट कर रही है विच इज 400 पाउंड्स गिवन है. बाकी जो दो केबल्स हैं ए बी और ए सी, इनके अंदर जो टेंशन है दैट इज 700 पाउंड ईच. हमें सारी फोर्सेस पता, हमें निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये है कि पॉइंट ए के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं. अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स वैसे क्या होंगे? क्या ए के बारे में हमें कुछ पता है? ए का एक्स कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज ए इज लाइंग राइट अबव द वाई एक्सिस. हमें कैसे पता चल रही है ये चीज? क्योंकि फोर्स एफ इज इन द वाई डायरेक्शन और जो ये मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ इस लाइन की हेल्प से आई कैन विजुअलाइज कि दिस फोर्स एफ इज डायरेक्टली अबव द वाई एक्सिस. तो पॉइंट ए इज ऑल्सो डायरेक्टली अबव द वाई एक्सिस. इफ इट इज डायरेक्टली अबव द वाई एक्सिस तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कोई नहीं हो सकता. जेड कोऑर्डिनेट गिवन है, यहां से यहां तक की लेंथ इज वाई, द हाइट इज जेड, बट इसका एक्स कोऑर्डिनेट कोई नहीं होगा. ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन थोड़ी सी करने की जरूरत होती है. ए पॉइंट बी और सी के भी हमें कोऑर्डिनेट्स पता है. हाइट इज 4 और एक्स डायरेक्शन में इट इज 5. बोथ आर 5 प्लस एंड माइनस 5. ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ती है. हमारा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ए है, उसके ऊपर हमने अपनी चारों फोर्सेस को ड्रॉ कर दिया. हमजा गो अहेड. सर उसका एक्स डायरेक्ट x0 क्यों होगा? वाई का ए का देखे ना, ए का x0 इसलिए होगा कि आप सबसे पहले तो देखें हाउ डू आई सी दिस थिंग. मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि मुझे इसमें कुछ पॉइंटर्स नजर आ रहे हैं. मुझको पर्सनली एक पॉइंटर ये नजर आ रहा है कि ए बी और ए सी जो है, ए बी और ए सी ये दोनों इस वाई जेड प्लेन जो है ना, मेरी वाई जेड जो प्लेन बन रही है वाई जेड प्लेन के गिर्द सिमेट्रिक है. सबसे पहली चीज तो ये नजर आ रही है. पॉइंट बी 5 मीटर्स इन द माइनस एक्स डायरेक्शन है और पॉइंट सी 5 फीट इन द प्लस एक्स डायरेक्शन. एक चीज तो ये नजर आ गई मुझको, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना इक्वली डिस्टेंट है फ्रॉम द ओरिजिन इन द एक्स डायरेक्शन. फिर इन दोनों की जो फोर्स है दैट इज 700 पाउंड, तो इनकी फोर्सेस भी सिमेट्रिक है. ठीक हो गया. फिर मुझे एक पॉइंटर ये नजर आ रहा है कि जो फोर्स एफ है दैट फोर्स एफ इज शोन इन द प्लस वाई डायरेक्शन. ठीक है,
अब अगर प्लस वाई डायरेक्शन में कोई चीज एक्ट कर रही है और उसकी मैं हाइट मेजर कर रहा हूँ और मैं हाइट मेजर करूंगा इन द जेड डायरेक्शन, तो अगर ये फोर्स एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर नहीं होती ना तो मैं इसको इस तरीके से शो करता हूँ. तो लेट मी शो यू वन मोर फोर्स विच इज still in the direction of y-axis, but it is not going to be directly above the y-axis. ठीक है, तो अब ये एक फोर्स है. ठीक है, अब वी डू नॉट इवन नीड टू ड्रॉ दिस. तो अगर हम इस फोर्स का, मैं इस फोर्स की हाइट बताता ना, तो इस फोर्स की हाइट में यहां से नहीं बता, आई वुड हैव टू शो कि इसका यहां से कितना डिस्टेंस है. तो दिस वुड हैव बीन नीडेड. अगर मुझे इस फोर्स को शो करना होता z कोऑर्डिनेट, तो मैं इसको इस तरीके से शो करता और मुझे यहाँ पे ये बताना पड़ता कि ये डिस्टेंस कितना है. सिंस दिस ड्रॉप, ये वाला जो ड्रॉप है फोर्स पॉइंट ए का, जो मैं ड्रॉप की बात कर रहा हूँ z एक्सिस, z की डायरेक्शन में जो लेंथ की बात कर रहा हूँ, दिस लाइन व्हेन आई गेट द हाइट z, this line directly cuts the y-axis. The only way this thing can be true is कि ये लाइन y-axis के immediately ऊपर हो. अगर आगे पीछे होगी ना तो जो उसकी हाइट है वो y-axis के ऊपर फॉल नहीं कर सकती, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया. समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये विजुअलाइजेशन थोड़ी सी है जो कि समझने की जरूरत है, क्योंकि वर्टिकल ड्रॉप है. अगर लाइन उसके ऊपर है जब भी y-axis के थ्रू पास हो रही है लाइन. अगर y-axis के ऊपर लाइन नहीं होती तो y-axis के थ्रू पास नहीं कर सकती. अब y-axis के ऊपर लाइन है तो दिस मीन्स कि दिस x for point A is actually 0. अगर मैं इसका x 0 कर दूंगा तो I will get to point A. ये point A पे आ जाए. समझ आ रहा है? जी सर. ठीक है, चलें आगे. राइट तो हमारे पास चारों फोर्सेस आ गई थी. हमने यहाँ पे ये बोला था कि हमारे पास दो फोर्सेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. F is in the plus y direction and W is in the plus z, minus z direction. ठीक है, W acting downwards. प्लस z ऊपर है तो डाउनवर्ड इज माइनस z. दिस इज प्लस y. ठीक है, बिकॉज दिस इज प्लस, दिस डायरेक्शन इज प्लस y और सेम डायरेक्शन में F रिएक्ट करे. बाकी दोनों फोर्सेस 3D स्पेस के अंदर है, उनके एक्स वाई जी दोनों कंपोनेंट्स होंगे, तीनों कंपोनेंट्स होंगे. राइट, तो आपको उसको निकालने के लिए कोई चैप्टर 2 की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसमें हम 3D के अंदर फोर्स का वेक्टर फॉर्म करते थे. इस पर्टिकुलर केस में हमें क्योंकि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है हर केबल के लिए, आपको इंडिविजुअली फोर्सेस देखना पड़ता है. अगर किसी फोर्स के लिए आपको पॉइंट्स पता है तो आप पोजीशन वेक्टर लगा लें. किसी फोर्स के लिए अगर आपको एंगल्स पता है तो आप एंगल्स वाली टेक्निक्स लगा लें, 2 एंगल या 3 एंगल. तो इस केस में ए बी और ए सी दोनों के लिए मुझे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है. तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है वाई जी और एक्स इज 0, पॉइंट बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है. तो इस केस में एफ ए बी और एफ ए सी निकालने के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर्स वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, विच वी हैव टॉक्ड अबाउट बिफोर. ठीक है, यहाँ पे हम काफी सवालों में चैप्टर 3 में कर चुके हैं यूज, और चैप्टर 2 के अंदर हमने खैर इसको पढ़ा हुआ है पूरा. ठीक है ना, तो यहाँ तक बात आई थी, यहाँ तक ठीक है. तो हम आगे चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना प्लीज. तो हमारी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई थी. फिर हमने कहा कि हमारा वेट वेक्टर और हमारा फोर्स वेक्टर आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जहां पे बात हम लेकर आए थे वहां वो ये थी कि अगर मुझे एफ ए बी बनाना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ए बी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉइंट ए. क्यों? क्योंकि एफ ए बी इज अटेंशन फोर्स. अवे फ्रॉम पॉइंट ए का मतलब ये है कि वी आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स पी फ्रॉम ए. तो हमें जो यूनिट वेक्टर चाहिए इट इज बी रिलेटिव टू ए. बी रिलेटिव टू ए, सही है ना. तो ये हमारी जस्टिफिकेशन है बी रिलेटिव टू ए यूज करने की. हम ए रिलेटिव टू बी क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि हम बी की तरफ डायरेक्टेड हैं. जिसकी तरफ डायरेक्टेड होते हैं उसकी तरफ यूनिट वेक्टर लेते हैं. हम बी की तरफ डायरेक्टेड हैं फ्रॉम ए, तो यूनिट वेक्टर बिकम्स बी रिलेटिव टू ए. मैग्नीट्यूड फोर्स का हमें पहले से पता था. क्या हमें यूनिट वेक्टर भी पता है? हमें पता नहीं है बट हम निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर को. तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वी नो अच्छा, पहले तो सेम थिंग वी कैन डू फॉर एफ ए सी. एफ ए सी के लिए जो हमारा यूनिट वेक्टर बनेगा दैट वुड बी सी रिलेटिव टू ए, बिकॉज ए सी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉइंट ए, डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉइंट सी. ठीक है, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर बन रहा है दैट इज सी रिलेटिव टू ए.
ठीक, तो अब अगर हम पहले यूनिट वेक्टर b रिलेटिव टू a के ऊपर आ जाए तो दैट बिकम्स आर बी रिलेटिव टू ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमारी स्टैंडर्ड टेक्निक है, हम हमेशा ये टेक्निक यूज करते हैं। आर बी रिलेटिव टू ए क्या होता है? आर बी रिलेटिव टू ए इज आर बी माइनस आर ए, सही। और आर बी, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा, राइट, आर बी माइनस आर ए। आर बी और आर ए निकालने के लिए वी नीड टू नो द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फर्स्ट लेट्स सी कि हमने पॉइंट ए की तो ऑलरेडी बात की हुई है। पॉइंट ए के बारे में हमने ये बात की थी कि पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जो लेंथ है दैट इज वाई। वाई इज दिस वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ तो वाई, अगर मैं इसकी जगह ए लिख देता फिर भी ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि दिस साइड is parallel to the y-axis. So this is actually the measurement in y direction. Similarly, this side is parallel to the z-axis. ठीक है ना? तो ये वाली जो साइड है ये z-axis के parallel है, तो this is a z-axis. So the coordinates become 0, y, z. बी के बारे में हमें क्या पता है? बी के बारे में हमें सबसे पहले ये नजर आ रहा है कि दे हैव गिवन अस अ रेक्टेंगल। हमने कहा एक इमीडिएट पॉइंटर हमें नजर आता है, अगर कोई पॉइंट के गिर्द एक रेक्टेंगल सा फॉर्म हो रहा हो तो दे आर ट्राइंग टू शो यू दैट देयर इज सम प्लेन इन्वॉल्व। तो अब हमें ये नजर आ रहा है कि हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है आपका, तो दिस रेक्टेंगल इज फॉर्मिंग विद पॉइंट बी। दिस इज ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, दिस इज टेलिंग अस कि किसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है पॉइंट बी। अब वो कौन सी प्लेन है? We can directly write it, but let's talk about this systematically. तो मुझे इनको रिमूव कर देते हैं ताकि it becomes clear for us, right? So this side here is parallel to the x-axis, and this side is parallel to the z-axis. So this plane is the x-z plane. ठीक है ना? x-z plane, x-z plane में होने का मकसद क्या है? क्योंकि x-z plane में है और इसका ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर y is equals to 0, we know y is equals to 0, तो this is the exact plane at y equals to 0. इसका मतलब ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, z कोऑर्डिनेट भी होगा, बट y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, ठीक है। तो हमें x निकालना है और z निकालना है। x के अंदर इसकी मेजरमेंट क्या है? x के अंदर इसकी मेजरमेंट ये रही, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मेजरमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है, तो दिस बिकम्स -5, सही। z में इसकी मेजरमेंट कितनी है? इट इज 4 meters. दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z, so this is +4, ठीक है। तो हम अपने आर बी और आर ए डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स दैट वी जस्ट फाउंड आउट। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो हमारा आर बी बन रहा है, आर बी इज -5i + 4k, -5i + 4k। माइनस हम करा रहे हैं पॉइंट ए के आर ए, पॉइंट ए का आर ए जो बन रहा है दैट इज वाई जे प्लस जेड के। y और z को आप जस्ट कांस्टेंट्स के तौर पे लेंगे इसका, तो these रिप्रेजेंट सम फिजिकल क्वांटिटी, कोई मेजरमेंट, कोई लेंथ की मेजरमेंट को शो कर रहा है। तो y के साथ y इज अ मेजरमेंट इन द j डायरेक्शन एंड z इज अ मेजरमेंट इन द k डायरेक्शन। तो इसको इसी तरीके से आपने लेना है, राइट। What else can we do? जब भी दो वेक्टर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है? उनके कंपोनेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो i में से i माइनस करा दें, j में से j करा दें, k में से k करा दें। i और j में सिर्फ एक एक ही कंपोनेंट्स हैं, k के अंदर 2 हैं, तो when I subtract this thing, तो it becomes -5i minus yj plus 4 minus zk, ठीक है। तो 4 minus zk, तो ये आपके पास आ गया आर बी रिलेटिव टू। अब ये पूरी चीज चलेगी इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड, क्यों? क्योंकि हमें वाई और जेड ही निकालना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक जो पॉइंट नया आ रहा है वो ये आ रहा है कि इट डज नॉट हैव इट विल यू विल नॉट गेट अ यूनिट वेक्टर इन न्यूमेरिकल फॉर्म। आपका जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा वो वाई और जेड के फॉर्म में निकल के आएगा। इफ यू
फॉलो दिस क्वेश्चन प्रॉपरली तो बाकी सारे सवाल आसान हो जाएंगे. दिस इज प्रॉब्ली द टफेस्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इन दिस. हम आखिरी सवाल कर रहे हैं, ये अभी तक हमारा सबसे मुश्किल सवाल है. ठीक है. द गुड थिंग इज इफ यू गेट दिस, क्योंकि इसमें हर चीज न्यूमेरिकल नहीं चल रही, तो जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में सवाल बन रहे होंगे वो आपके लिए काफी आसान हो जाए. तो अब आरबी रिलेटिव टू ए हमने निकाल लिया. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड विल बी 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट. राइट. तो अब अगर मैं यू बी रिलेटिव टू ए लिखना चाह रहा हूँ, यू बी रिलेटिव टू ए इज आर बी रिलेटिव टू ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो ऊपर पूरी जो चीज लिखी हुई है दैट इज आर बी रिलेटिव टू ए, एंड डिनोमिनेटर में हमने उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया. एक गड़बड़ की हुई है मैंने यहाँ पे. this is not 25 squared, this is just 25. सही है ना? 5 squared. 5 squared plus y squared plus 4 minus z squared under root. So this becomes your magnitude. UB relative to A निकल के आ गया. UB relative to A को हम वापस FAB में प्लग इन कर देंगे तो हम FAB का वेक्टर निकाल सकते हैं. इसमें भी इसमें सही किया हुआ. ठीक है. तो this is UB relative to A. इसमें कोई इशू है तो पूछ ले, मैं आगे चल रहा हूँ. यू कैन स्टॉप मी इफ यू हैव एनी इशू. हमारे पास FAB भी आ गया. FAC और FAB में क्या फर्क है? जो U निकाल रहे हैं आप B का और C का, द ओनली डिफरेंस दैट इज कमिंग अप इज इन द एक्स कोऑर्डिनेट. B का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और C का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. दैट्स द ओनली डिफरेंस कमिंग अप. तो मैं इसकी पूरी एक्सरसाइज दोबारा नहीं कर रहा. ठीक है. तो AC के अंदर जो यूनिट वेक्टर बन रहा है इसमें एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि पॉइंट A सेम है तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे. पॉइंट B और C का Z कोऑर्डिनेट भी सेम है. द ओनली डिफरेंस इज पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट इज -5 और पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट इज +5. सही है. तो just like FAB हम FAC भी फॉर्म कर सकते हैं, which comes out to be 700 times UC relative to A. right. आगे चलते हैं. हमारे पास चारों फोर्सेस फॉर्म हो गई. अब क्या करें? हम लोग अपनी आसानी के लिए एक काम ये कर लेते हैं कि हम जो ये डिनोमिनेटर में चीज आ रही है ना, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैं पर्सनली सिर्फ इसको, क्योंकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े जब मैं सारे कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हर कंपोनेंट के साथ डिवाइड हो रहा है ना. अगर मैं इस फोर्स का x कंपोनेंट उठाऊंगा, x कंपोनेंट इज -5 मल्टीप्लाइड बाय 700 डिवाइडेड बाय दिस अंडर रूट. y कंपोनेंट इज -y multiplied by 700 divided by this under root. Z component is 4 minus z multiplied by 700 divided by this under root. तो मैंने कहा this under root I can just name it as some constant, ताकि मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना वो लिखने में आसानी हो जाए. इस r की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. This is just for the ease of writing the problem. ठीक है, और कुछ भी नहीं. तो अगला काम ये होता है कि हम A के ऊपर अपनी समेशन ऑफ फोर्सेस लिखना चाहते हैं, क्योंकि जब फोर्स वेक्टर्स बन जाते हैं तो अगला काम ये होता है कि आप fx, fy और fz में समेशन कर लें. तो समेशन fx के लिए सारी x की फोर्सेस आ जाएंगी. x में क्या क्या फोर्सेस है? w का कोई x कंपोनेंट नहीं है, फोर्स f का कोई x कंपोनेंट नहीं है, fab का x कंपोनेंट है और fac का x कंपोनेंट है. ab का x कंपोनेंट क्या है? 700 मल्टीप्लाइड बाय -5 डिवाइडेड बाय दिस r. 700 multiplied by -5 becomes -3500. इधर क्या है? 700 multiplied by 5 divided by r, so this becomes +3500. तो अगर मैं summation fx लिख रहा हूँ तो it's -35 divided by r plus 3500 divided by r, which is equals to 0. It summation fx should be equals to 0. It is coming out to be 0. तो essentially इधर क्या हुआ कि इस इक्वेशन को हम लोग किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस थिंग ऑलरेडी कैंसल्स आउट. हमने इनिशियली याद है हमने बोला था कि हमारे पास दो अननोन्स हैं, तो हमें दो इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी. इट टर्न्स आउट कि इस क्वेश्चन के अंदर समेशन fx इज नॉट इवन वैलिड फॉर अस. समेशन fx इज बेसिकली 0 इक्वल्स टू 0. तो हम समेशन fx को तो किसी काम के लिए यूज ही नहीं कर सकते. तो समेशन fx की इक्वेशन खत्म हो गई. अब आ जाए समेशन fy के ऊपर. समेशन fy के अंदर हमारे पास क्या क्या फोर्सेस हैं? 700 मल्टीप्लाइड बाय -y डिवाइडेड बाय r, 700 मल्टीप्लाइड बाय -y
डिवाइड बाय आर, 100 नो y कॉम्पोनेंट, ठीक है। f का y कॉम्पोनेंट है, ab का y कॉम्पोनेंट है, ac का y कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो हम तीनों के y कॉम्पोनेंट्स लिख सकते हैं। तो f का y कॉम्पोनेंट आ गया 100, ab का y कॉम्पोनेंट आ गया -700y डिवाइडेड बाय दिस r, इसका भी यही आ गया -700y डिवाइडेड बाय r। तो दिस एक्चुअली इज गोइंग टू गिव मी दिस इज इक्वेशन व्हिच इज कमिंग अप, ठीक है। ये मतलब एक इक्वेशन निकल के आ गई। दो इक्वेशन फॉर्म हो गई थी, तीसरी इक्वेशन बना लेते हैं समेशन एफ जेड की। डायरेक्टली लिख दिए मैंने, बट यू कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन। एक कंपोनेंट हमारे पास के में आ रहा है वेट का -400 के। एफ ए बी का के कंपोनेंट क्या है 700 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस जेड डिवाइड बाय आर। ए सी का जेड कंपोनेंट है 700 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस जेड डिवाइड बाय आर। There are three z components. Their summation needs to be equals to 0. आप सारे components लिख दीजिए। -400 plus 700 times 4 minus z divided by r plus 700 times 4 minus z divided by r equals to 0. You have three equations. We can name them as such. ठीक है, 1, 2, 3 फॉर्म कर लिया हमने equations. अब क्या करेंगे हम? अगला काम क्या होता है? अगला काम हमारा ये है कि वी नीड टू समहाउ सॉल्व फॉर y एंड z। तो हम अगर अपनी दूसरी इक्वेशन को देखें, हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है? हमारी दूसरी इक्वेशन ये बन रही है कि वी हैव 100, अगर मैं माइनस माइनस वाली दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाऊं, दीज आर सेम टर्म्स, दिस बिकम्स 1400 y अपॉन r। इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया तो 1400 y अपॉन r इज इक्वल टू 100। सही हो गया। दूसरी इक्वेशन के साथ भी हम सेम काम कर सकते हैं। तो दूसरी इक्वेशन से आ जाएगा 1400 4 माइनस जेड अपॉन आर इक्वल्स टू 400। -400 को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इक्वेशन 3 से भी हमारे पास इसी किस्म की कोई चीज निकल के आ जाएगी। राइट, इनकी हेल्प से आई कैन फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड z। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दूं, यानी 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करा दूं तो क्या होगा? 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड कराऊंगा तो 1400 r से 1400 r कैंसिल हो जाएगा। y divided by 4 minus z becomes 100 divided by 400 which is 1/4। सही है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। बेसिक अलजेब्रा चल रहा है और कुछ भी नहीं है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कराया सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। इससे हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ z या फिर z इन टर्म्स ऑफ y निकल के आ जाएगा। जिस भी तरीके से आप सॉल्व करना चाहें, दोनों तरीके से पॉसिबल है। मैंने z को प्लग इन किया है y निकालने के लिए, आप y को प्लग इन कर सकते हैं z निकालने के लिए, डजंट मैटर। ठीक, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई हैं। ठीक है, चौथी इक्वेशन जो हमारे पास आई है इसको हम किसी इक्वेशन में प्लग इन कर देते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व फॉर what is unknown to us। ठीक है, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को प्लग इन करूंगा, इस इक्वेशन में आपको 2 के अंदर आपको कहीं पे भी एक्चुअली z नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यू कांट सी z हियर, हम z को प्लग इन करना चाह रहे हैं। बट इफ यू रिमेंबर r वाज फॉर अस, r हमने क्या लिखा था? r वाज 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस z स्क्वायर। तो हम इस z के अंदर y की टर्म्स में वैल्यू प्लग इन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब इसको प्लग इन करते हैं अपनी इक्वेशन 2 के अंदर, तो सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म के अंदर आपकी वैल्यू प्लग इन हो रही है। तो इट्स 1400y इक्वल्स टू 100, और मैं r को उठा के दूसरी तरफ ले गया था, तो r इज 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस z का स्क्वायर। z इज दिस थिंग, तो उसको मैंने z को y इन टर्म्स ऑफ y रिप्लेस करा दिया। व्हाट आई एंड अप विद इज, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दूं तो मैंने यहाँ पे 100 और 1400 के दोनों जीरोस कैंसिल करा दी, तो इट बिकम्स 14y स्क्वायर्ड इक्वल टू, इस अंडर रूट को स्क्वायर करके हमने ओपन कर लिया, तो वी हैव 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर विच इज 16y स्क्वायर। y स्क्वायर वाली सारी टर्म्स कलेक्ट कर ली। 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये y स्क्वायर माइनस करा दिया, 16 माइनस करा दिया,
तो यू गेट दिस एंटायर थिंग जो वाई स्क्वायर के साथ आ रही है इक्वल टू 25। इससे आप y निकाल लें, आपका y निकल के आ जाएगा। y को आप वापस इक्वेशन 4 के अंदर प्लग इन कर दें, आपका z निकल के आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में जाहिर है यू वुड बी थिंकिंग कि ये इतनी ज़्यादा अलजेब्रा की मैनिपुलेशन चल रही है, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑल क्वेश्चंस हैव द एग्जैक्ट सेम अप्रोच। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो आपके पास एग्जैक्टली सेम मेथडोलॉजी यूज हो रही है सारे सवालों में, जहां तक आप समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड फॉर्म कर। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम आपकी टेक्निक डिफरेंट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो क्वेश्चन 57 एक वीडियो लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, लेट मी जस्ट जंप टू दैट टू मेक दिस पॉइंट मोर क्लियर। तुम्हारा 57 प्रॉब्लम ये था कि आपको लार्जेस्ट फोर्स पता थी, लार्जेस्ट पॉसिबल फोर्स पता थी किसी भी केबल के अंदर, आपको वेट अननोन था, आपने मास एक्चुअली निकालना था। लेकिन हमारी अप्रोच इस प्रॉब्लम में भी एग्जैक्टली सेम थी। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमने फोर्स के वेक्टर्स फॉर्म किए थे। अब हमारे पास कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं पता, हमारे पास सारे मैग्नीट्यूड्स अननोन है। ठीक, तो जब हमने इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया था तो हमने बोला था कि हम सबसे पहले समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड बना लेते हैं। अब देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम के साथ करना क्या है। तो हमने कहा था हमारे पास, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज भी किया था, दैट डज नॉट रियली मैटर। हमने ये बोला था कि हमारे पास दो सॉल्यूशन स्ट्रेटेजीज हैं। इस पॉइंट तक आते आते एवरीथिंग वाज सेम। जब आप समेशन एफ बना रहे हैं तब तब कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो व्हाट चेंजेस इज कि इसके बाद आप एक्चुअली निकालना क्या चाह रहे हैं। अगर लेट्स से इसी प्रॉब्लम के अंदर मुझे वेट पता होता और मुझे एफ ए बी, एफ ए सी और एफ ए डी निकालना पड़ता, फिर मुझे कुछ भी नहीं करना था। मेरे पास तीन इक्वेशंस फॉर्म हुई थी, मुझे वेट पता होता, मैं ये तीनों इक्वेशंस कैलकुलेटर के अंदर प्लग इन करता और एफ ए बी, एफ ए सी और एफ ए डी निकाल लेता। ठीक, इस केस में ऐसा हम नहीं कर सकते। अटेंडेंस अभी नहीं लिखिएगा कामरान, क्योंकि ये सेशन क्लोज होगा, उसके बाद हम अगले सेशन जो स्टार्ट होगा उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके फिर हमने बोला था कि हमारे पास दो स्ट्रेटेजीज हैं कि हम एक तो ये कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू पूरी चीज को सॉल्व कर लें, और दूसरी ये है कि हम कोई एक फोर्स को अज्यूम करके सॉल्व करके देखें कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सवाल को मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अगर आपने नहीं देखी। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज है विच यू नीड टू एक्चुअली गेट। तो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। सही, अब हमने क्वेश्चन आंसर्स करने, राइट। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी नाउ। पीछे की अगर वीडियो लेक्चर्स में इस पे कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा प्लीज। कोई सवाल नहीं है? सर, जी, ये जो फोर्स है उसका जेड मैग्नीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि ये हाइट पे भी तो है, तो वो काउंट नहीं होगा। राइट। देखिए बेटा, दिस फोर्स, द पॉइंट ए इज लोकेटेड एट अ हाइट, बट फोर्स, अगर आप फोर्स को देखेंगे तो फोर्स इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो फोर्स का वाई कंपोनेंट नहीं होगा। पॉइंट ए का जेड कंपोनेंट है, बट फोर्स का कोई जेड कंपोनेंट नहीं है। फोर्स के लिए आप ये नहीं देखते कि फोर्स की लोकेशन क्या है, फोर्स के लिए आप ये देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स की डायरेक्शन इज अलोंग द वाई एक्सिस, तो सिर्फ वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो फोर्स के लिए हमने ये बात की थी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशंस, उससे चीज जो है ना थोड़ी सी क्लियर भी हो जाएगी। तो हमने ये बोला था कि अगर आपके पास लेट मी जस्ट ड्रॉ एक्स वाई। हमने बोला था कि अगर हमारे पास एक फोर्स एफ ऐसे ड्रॉन है तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, बट आई कैन ड्रॉ द सेम फोर्स हियर। तो दिस इज द सेम फोर्स, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर ये पूरी फोर्स ड्रॉ हुई है। इसका भी एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है और वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है। हालांकि ये फोर्स लेट्स से जो पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, पॉइंट ए खुद जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, जहां पे एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, बट फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स।
ठीक हो गया। तो अगर मैं इसी तरीके से एक फोर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये फोर्स जो होगी सिर्फ एक्स के अंदर होगी, हालांकि इसका वाई, अगर यहाँ पे एक पॉइंट सी है, पॉइंट सी का कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट है, बट फोर्स इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो फोर्स का कोई वाई कंपोनेंट नहीं। ये है चीज। और कोई क्वेश्चन? चलें, ये देखें, एक क्वेश्चन मुझसे, अरीज गो अहेड, बेटा पूछो। सर मैंने कल आपसे पूछा था कोऑर्डिनेट्स मार्क करना सिखा दें। वही वाली चीज खोल रहा हूँ, वही खोल रहा हूँ, मैंने खोला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम हियर। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की हद तक देखेंगे और कुछ भी नहीं कर रहे इस प्रॉब्लम में। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं कहीं पे। लेट्स कॉपी इट हियर एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दिस। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या मसला है? इस क्वेश्चन के अंदर मसला ये है कि आपको, यू बेसिकली नो द वेट। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते ना आप, तो आपको वेट पता था और आपने सारी केबल्स के अंदर टेंशन निकालनी। सो देयर आर 3 केबल्स, तीनों के अंदर आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो एफ ए बी, एफ ए सी और एफ ए डी आपने निकालनी है। अब हमें इसको हम निकालेंगे कैसे? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि यू समहाउ कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू अ 2 एंगल प्रॉब्लम विच विल रिक्वायर मोर वर्क। सबसे आसान काम ये है कि आप ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर हम ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के ऊपर जाएंगे तो हमारी क्या अप्रोच होगी? लेट्स सी। सबसे पहली चीज ये है कि दिस z एक्सिस इज एक्चुअली पासिंग थ्रू पॉइंट ए। सही है, जो z एक्सिस है ना, कैन यू सी माई पॉइंटर? कई दफा इसमें पॉइंटर मेरा मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो अगर मैं पॉइंटर एट एनी पॉइंट आप लोगों को रुका हुआ नजर आए तो टेल मी। दिस z एक्सिस, लेट मी इनफैक्ट हाईलाइट दिस, तो मैं हाईलाइट करूंगा तो शायद ये करूंगा। दिस z एक्सिस, ये जो है आपका, दिस थिंग इज एक्चुअली पासिंग थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए के थ्रू पास हो रहा है, तो पॉइंट ए z एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि आपके पास कोई y और x कोऑर्डिनेट नहीं है पॉइंट ए के। तो पॉइंट ए इज ओनली 0 0 z। क्वेश्चन के अंदर z की वैल्यू भी गिवन थी, तो 64 प्रॉब्लम है हमारे पास, उसके अंदर हमें z की वैल्यू भी गिवन है। इस सेकंड प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने z कैलकुलेट करने को बोला, जिस तरीके से हमने अभी किया था ना, एक प्रॉब्लम में 62 देखा, उसी तरीके से 64 के अंदर z पता है हम। तो अब अगर हमें ये चीज पता है कि z एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तो पता चल गए। सिमिलरली पॉइंट बी भी सिंपल है। पॉइंट बी जो है, सॉरी, आपका जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने में भी मसला नहीं होना चाहिए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आर 0 सम वाई कोऑर्डिनेट एंड 0। अब इन्होंने इस जो पूरा रिंग है, इसका जो रेडियस है बताया हुआ है 0.5, तो दिस बिकम्स 0.50। पॉइंट सी और डी के लिए हम क्या करेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? तो पॉइंट सी और डी के लिए सबसे इस टाइप के क्वेश्चंस में व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि यू ड्रॉ दिस थिंग इन 2 डायमेंशन। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाने शुरू करूँ ना, यानी मैं इस चीज को ऊपर से देखूं, तो मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक वाई कोऑर्डिनेट नजर आएगा, नीचे की तरफ मुझे एक्स कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है अगर मैं टॉप से देख रहा हूं तो। सही है, मुझे ये पता है कि एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 डिग्रीज होता है, तो ये जो 120 डिग्रीज इधर गिवन है, दिस वन, दिस इज बिटवीन द वाई एक्सिस एंड दिस लाइन हेयर। सही है, तो अगर मैं पॉइंट डी की लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो दिस एंगल इज 120 डिग्रीज, इसमें कोई मसला? सिमिलरली अगर मैं
पॉइंट सी लोकेट करना चाह रहा हूँ, पॉइंट सी इज लोकेटेड समवेयर हियर, और सी का जो एंगल है वो फ्रॉम द वाई एक्सिस इट्स आल्सो 120 डिग्रीज। 2D में बनाने से होपफुली काफी सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो गई होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अब कोऑर्डिनेट्स निकालना मुश्किल नहीं रहा। हमें क्या पता है इस केस में? हमें ये पता है कि दिस इज द ओरिजिन, जो ये वाला जो रिंग है ये किस हाइट के ऊपर लाई कर रहा है, तो दिस सेंट्रल पॉइंट इज द ओरिजिन। ये ओरिजिन पे क्या होता है, z आपका 0 है, तो इस पूरे रिंग के लिए z कोऑर्डिनेट तो 0 है। तो हमें जो चीज निकालनी है दैट सिंपली x एंड y कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने और कुछ भी नहीं करना। तो अब x और y कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए वी हैव एवरी इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। वी नो कि ये जो लेंथ है दैट इज 0.5, ये जो एंगल पूरा गिवन है फ्रॉम द y एक्सिस दैट्स 120 डिग्रीज, दिस इज आल्सो 120 डिग्रीज। So what I need to do is first I need to get, probably I can calculate this angle which comes out to be 30 degrees and this one is also 30 degrees. और उसकी हेल्प से I can go ahead and find out the coordinates of C and D. तो अगर मैं C के लिए देखूंगा तो मेरा पॉइंट C के लिए x coordinate is this one, this is your x, so this is minus negative x आएगा इस केस में, क्योंकि this is the direction of positive x. Similarly this is positive y, so इसका जो y component निकलेगा that is also going to be negative. ठीक है, y component जो होगा 0.5 sin 30 हो जाएगा और x component जो है 0.5 cos 30 हो जाएगा। सिमिलरली d के लिए भी आप आ जाए, d में आप खुद चेक कर लीजिए कि कौन सा कॉम्पोनेंट पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। पॉइंट d के लिए जो दिस डिस्टेंस इन द x डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बट y में जो डिस्टेंस आ रहा है वो नेगेटिव है। सही? तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए क्या तरीका ये था कि आपने उसको 2D में विजुलाइज करके देखना था, वो 2D में विजुलाइज करके देख लिया। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मसला हो रहा हो, क्वेश्चन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। सर आप बुक में इसके जो साइड वाला क्वेश्चन है उसके भी कोऑर्डिनेट्स बता दें एक बार। ये वाला जो क्वेश्चन है? जी सर ये। ओके ठीक है, देख लेते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं, बल्कि इनफैक्ट लेट मी हियर। ठीक हो गया। सही है, तो अभी हमें क्या पता है, अभी इस क्वेश्चन के लिए हमें, ये क्वेश्चन तो खैर इनफैक्ट इतना मुश्किल नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आइडेंटिफाई कि आपके एक्सेस कहाँ से पास हो। दिस एक्स एक्सेस इज पासिंग थ्रू दिस एंटायर लाइन इज एक्स एक्सेस। तो एक चीज जो समझ में आ रही है कि ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सेस के थ्रू पास हो रही है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि पॉइंट डी और पॉइंट सी एक्स एक्सिस के लेफ्ट और राइट के ऊपर है। सही है ना? तो ये हम थोड़ी सी विजुअलाइजेशन बिल्ड करके कोशिश करें। पॉइंट बी जो है, इसकी जो वर्टिकल हाइट उन्होंने हमें दी हुई है डी, इसकी जो लेंथ है ये एक्स एक्सिस के थ्रू पास हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के इमीडिएटली ऊपर है, तो इसका वाई कॉम्पोनेंट कोई नहीं होगा, 0 होगा। जिस तरह की भी हम एग्जैक्टली ये काम हमने अभी अपने सवाल में भी देखा था। ठीक है, 62 के अंदर, क्योंकि डी की वर्टिकल हाइट जब हमने मेजर की तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये एक्स के बिल्कुल ऊपर है। एक्स के ऊपर होने का मतलब ये है कि जो वाई डायरेक्शन में आपकी जो लेंथ है पॉजिटिव या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, दैट इज 0। सही हो गया, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब आप कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश कर लें। पॉइंट ए is at the origin, तो 8 0 0 0। ठीक है, अब आप आ जाएं पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी पे हमारे पास क्या पता है हमको,
पॉइंट बी के लिए मुझे पता है कि दिस 6 meters is parallel to the x axis. ठीक है, which means this 6 is the x coordinate और ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन में है तो इट इज +6. ठीक है, ओरिजिन से देखते हैं, ओरिजिन से ये पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में. तो ए से अगर मैं बी को देखूंगा तो दैट इज इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन. फिर आप बाकी पॉइंट्स पे आ जाएं, बाकी कोऑर्डिनेट्स पे आ जाएं. इसके बाकी कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? y हमने कहा 0 है और z में इसकी हाइट हमें पता है d, और z में भी अगर मैं a से इसकी वर्टिकली देख रहा हूं तो दिस इज प्लस d बिकॉज ये पॉजिटिव z है. तो दिस मेजरमेंट इज आल्सो पॉजिटिव. ठीक हो गया. पॉइंट सी की तरफ आ जाइए. पॉइंट सी पे अगर आप आते हैं तो क्या पॉइंट सी का कोई एक्स कोऑर्डिनेट है? बताएं मुझको. पॉइंट सी का कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा? जी सर होगा. क्या होगा? सर 6 होगा. पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव. ठीक है, तो दिस डायरेक्शन हियर इज नेगेटिव. Okay, anyways, so let's clean this up. So this is negative, which means the x coordinate is -6. What about y coordinate? इसका कोई y coordinate होगा? C का? सर 2 होगा. नेगेटिव के पॉजिटिव? पॉजिटिव भी होगा. C का? जी. देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाली लाइन, नेगेटिव होगा. ये वाली जो लाइन है ना, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द x एक्सिस. तो इस लाइन के ऊपर y 0 है. हाँ सही है सर. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट? C1 तो दिस इज -2. जी सर सही है. और हाइट कितनी है? 3. 3 और ये भी पॉजिटिव है. डी पे आ जाते हैं तो डी में x तो सेम है, y +2 है और z is 3. तो ABCD निकल के आ गया, बाकी प्रॉब्लम आसान हो गई. ठीक है ना? जी सर सही है, समझ आ गया. और कुछ? सर ये रिलेटिव कैसे निकालते हैं? रिलेटिव का एक दफा बात बता दें. रिलेटिव की क्या क्या चीज रिलेटिव निकालने बेटा? सर कैसे निकालते हैं? जैसे आप बोले थे RB मतलब क्या 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 हम लोग सपोज करते हैं? ओके. पोजीशन की बात करें. देखिए हम ये बोलते हैं, जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मुझे चाहिए RB रिलेटिव टू C फॉर एग्जांपल, RB रिलेटिव टू C का मतलब ये है कि मैं निकालना ही चाह रहा हूँ कि आप अगर C से B पे आना चाह रहे हैं तो मैं B की पोजीशन निकाल रहा हूँ रिलेटिव टू पॉइंट C. मैं B की पोजीशन निकाल रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट C. तो मैं जो वेक्टर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन जो डायग्राम के ऊपर देखिएगा, तो मैं वेक्टर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ. द वेक्टर इज दिस वन हियर. मैं ये वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ. दिस इज RB रिलेटिव टू C. मैं B के पोजीशन लोकेट करा रहा हूँ रिलेटिव टू C. दिस टर्न्स आउट टू बी RB माइनस RC. जिसकी पोजीशन निकाल रहे होते हैं उसमें से उसको माइनस करा रहे होते हैं जिसकी रिलेटिव निकाल रहे होते हैं. तो दिस इज RB माइनस RC. There is a difference between this and what the book says. सेम चीज को बुक कहेगा RCB. वो रिलेटिव के लिए स्लैश नहीं लगाएगा. बुक में जब RCB कहती है बुक, दैट मीन्स कि यू आर टेकिंग द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम C to B. ठीक है. और B रिलेटिव टू C का मतलब होता है पोजीशन ऑफ B रिलेटिव टू C. सही. ठीक है. कुछ और है? नो? इफ देयर इज नथिंग एल्स वी कैन स्टॉप. अदरवाइज कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछते रहो. आई डोंट माइंड सिटिंग अराउंड फॉर सम मोर टाइम. टाइम हो गया है वैसे, बट आई एम हियर इफ यू नीड एनी मोर आंसर्स. नहीं है? इज दिस इट? तो लेट्स स्टॉप हियर. ठीक. इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पर्सनल चैट पे पूछ लो. आई एम हैप्पी टू आंसर. सही है. तो लेट्स एंड दिस हियर and from the next lecture we'll start a new topic, chapter number 4. सही. इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स अपलोड कर दूंगा so that you get some practice with chapter 3 as well.
क्विज 1 के नंबर मैंने LMS के ऊपर ही अपडेट कर दिए थे, जिसके नंबर ही मुझे अपडेट करने थे ना। अगर किसी ने सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है एंड द सोल्यूशन वाज, आंसर आपका पहले गलत था अगर, बट आपने सोल्यूशन अपलोड किया था, उसमें मैंने अगर पार्शियल ग्रेडिंग करनी थी, मैंने पार्शियल ग्रेडिंग उसी के ऊपर कर दिया, आपके LMS के स्कोर के ऊपर। तो अगर आप LMS खोल के अपना क्विज 1 के नंबर देखेंगे, उधर नंबर अपडेट हो गए होंगे। जो क्वेश्चन गलत भी है उसमें भी आपको कोई ना कुछ हो सकता है ग्रेड मिला हुआ हो, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। असाइनमेंट 1 में ग्रेड कर रहा हूँ। असाइनमेंट 1 कुछ लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं की, तो मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता, मैंने ईमेल तो कर दी थी, इट इज बेटर टू सबमिट समथिंग लेट देन नॉट सबमिट एट ऑल। ठीक है, कोई पार्शियल ग्रेड तो मिल जाएगा ना, तो मिस नहीं किया करें। कोई लेट हो गई है, लेट सबमिट कर दें। कुछ ना कुछ नंबर मिलना बेहतर होता है बजाय इसके कि जीरो मिले, ठीक है। तो प्लीज डू सबमिट एनी मिस्ड असाइनमेंट सो दैट आपको कोई ना कोई पार्शियल ग्रेडिंग जरूर मिल जाए। विद दिस लेट्स स्टॉप दिस थिंग। कल की क्लास में इंशाल्लाह फिर मीट करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।